वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 5 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आज के सेशन में काफ़ी डिले हो गया है, लेकिन कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो स्पार्क प्रोग्राम के बारे में है। आपको पता होगा एक स्पार्क के साथ एक इंजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो स्टार्ट होता है आफ्टर द स्पार्क। तो स्पार्क प्रोग्राम के बाद भी कुछ स्टार्ट होने वाला है। हाल ही में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस ने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है, जिसके माध्यम से वो सपोर्ट करेंगे रिसर्च को। किसके लिए? यंग माइंड्स के लिए। वो बच्चे जो आयुर्वेद में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो रिसर्च वगैरह करें, कुछ नया खोजें, और उसके लिए उन्हें असिस्टेंस मिलेगा। असिस्टेंस जिस इनिशिएटिव के तहत मिल रहा है दैट इज नेम्ड एज स्पार्क, जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कीन। तो ये पूरा नाम है इसका। ये इनिशिएटिव है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस का, यानी कि CCRAS का। स्पार्क का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो लोग ग्रेजुएशन में हैं अपने किसी आयुर्वेदा कॉलेज में, उनको सपोर्ट किया जाए कि वो रिसर्च ओरिएंटेड काम करें। एप्लीकेशन कोई भी बच्चा ऑनलाइन डाल सकता है इसके लिए, एक पोर्टल का इस्तेमाल करके। फर्दर जो एमिनेंट एक्सपर्ट एंड रिव्यूअर हैं वो उसको इवेल्युएट करेंगे, और अगर उनका जो प्रपोजल है जिसमें वो रिसर्च करना चाहते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है तो उन्हें 50,000 रुपीज़ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो रिसर्च कर सकें। सिग्निफिकेंस इससे ये होगा कि हमें आयुर्वेदा के फील्ड में कुछ मिलेंगे इनोवेटिव आइडियाज़, जिनका इस्तेमाल हम मेडिसिनल पर्पज से कर पाएंगे। जो साइंटिफिक रिसर्च है वो बढ़ेगी ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जिसका फायदा सभी लोगों को होगा। बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस के बारे में। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के एम्बिट में। इसका काम क्या है कि ये आयुर्वेदा या सोवा रिगपा, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, उसको साइंटिफिक लाइंस पर लेकर आए। इनको लेकर रिसर्चेस की बहुत कमी है। कई सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन लोग या तो उनको जानते नहीं या उनकी इफिशियंसी को लेकर डाउट्स रेज किए जाते हैं, इसीलिए उनका फ्रिक्वेंट इस्तेमाल नहीं होता। ऐसी मेडिसिन के लिए हम ऐसे रिसर्चेस करें कि जो साइंटिफिक मेडिसिन हैं, मॉडर्न मेडिसिन हैं, उनको उन्हीं की तरह इस्तेमाल किया जा सके। उसके लिए उन्हें फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन करना होगा। किस चीज का? रिसर्च का। CCRAS ने अभी हाल ही में डेवलप किए हैं कई सारे वाइड रेंज ऑफ स्कीम्स, जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रकार के रिसर्चेस में। जो काउंसिल है वो क्वालिटी रिसर्च एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार काम कर रही है। काउंसिल ने न केवल आयुष 64 को पॉपुलराइज किया, बल्कि उन्होंने लगभग 18 फॉर्मुलेशंस एंड टेक्नोलॉजीज तैयार की हैं जो इस दिशा में रिसर्च को बढ़ाती हैं। फर्दर जो काउंसिल है वो हाल फिलहाल में कई सारे देशों के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रही है, जैसे रोमानिया, जर्मनी, इजराइल, USA, कनाडा और WHO के साथ मिलकर भी वो काम कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्पार्क प्रोग्राम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मॉक्सी के बारे में है। अच्छा, इस X की जगह पर अगर आप V डाल दें तो क्या हो जाएगा? मूवी हो जाएगा ना। आपने मार्स के ऊपर कई सारी मूवीज देखी होंगी जहां पर एस्ट्रोनॉट्स वहां पर मार्स पे जाते हैं, कई बार तो वहां पे फंस जाते हैं, वो निकल नहीं पाते, आलू की खेती करते हैं। अगर आपको कोई मूवी याद आ गई हो तो क्या हो अगर आपको मौका मिले मार्स पे जाने का, तो क्या आप जाना चाहेंगे? मार्स पे चले तो जाएं, लेकिन एक रिस्क है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे। क्यों जाएंगे? रिस्की है, नहीं जाते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले भविष्य में ये रिस्क ना रहे, क्योंकि मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसर्च रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट यानी कि मॉक्सी ने अभी हाल ही में मार्स पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर दिया है। और ऐसा करते वक्त उन्होंने मार्स के प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का ही इस्तेमाल किया है। इससे इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्स पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। मॉक्सी एक छोटा सा बॉक्स था, बिल्कुल ऐसा जैसा आप देख रहे हो, बहुत ही छोटा सा बॉक्स था, जिसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने भेजा था, नासा का जो परसेवरेंस रोवर था उसके साथ ही। इसने मार्स पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया वहां के एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करके। जो मॉक्सी है वो ऑक्सीजन को बिल्कुल वैसे ही बनाता है जैसे एक पेड़ बनाता है। मैं आपको बता दूं कि 96% जो मार्स का एटमॉस्फेयर है वहां पर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो जैसे पेड़ CO2 इनहेल करके ऑक्सीजन एक्सहेल कर देते हैं यानी कि निकाल देते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये जो मॉक्सी है ये वहां के एटमॉस्फेयर से CO2 को इनहेल करता है और ऑक्सीजन निकाल देता है। अब भला वो ये कैसे करता है? क्या वो पेड़ है? नहीं, वो एक पेड़ नहीं है। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 96% आपको मिलेगा मार्स के एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन महज 0.13% है जो नेग्लिजिबल है और काम नहीं आती। तो आपको पता है CO2 का फॉर्मूला ना, CO2। अब यहां पर देखिए जो CO2 है, इसमें से जब ये CO2 को इनहेल करता है तो इस O को अलग कर देता है।
अब जब वो इस O को अलग कर देगा और बाकी O के साथ मिलाकर वो ऑक्सीजन बना देगा। यहां पर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड यानी कि CO अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस के जरिए जो वो C को इस बॉन्ड से अलग कर रहा है, इसके जरिए हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। इसके लिए उसे चाहिए होती इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एनर्जी तो चाहिए ना। ये काम होगा कैसे? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहां पर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सन रेज से वो एनर्जी लेगा और फिर जो CO2 है उसमें से ऑक्सीजन को अलग करेगा। स्पीड स्लो है, बहुत कम ऑक्सीजन बन पा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस प्रोसेस को थोड़ा और पोटेंशियलफुल बनाया जाए तो 1 घंटे में 2 लीटर ऑक्सीजन को जनरेट किया जा सकता है, जिसकी मदद से 2 एस्ट्रोनॉट्स सर्वाइव भी कर पाएंगे और थोड़ी ऑक्सीजन स्पेयर में भी रहेगी। तो हो सकता है आने वाले समय में हम टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लें कि हम मार्स पर ही ऑक्सीजन बना पाएंगे और वहां पे रह पाएंगे। तो आने वाले समय में जो फ्यूचर एक्सप्लोरर्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, मार्स के एटमॉस्फेयर पे आपको ऑक्सीजन केवल इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपको वहां पे एस्ट्रोनॉट्स को भेज के सर्वाइव करवाना है। रेदर, अगर आप मार्स को एक सबस्टेशन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं यूनिवर्स में आगे जाने के लिए, तो आपको फ्यूल चाहिए। मान लीजिए फ्यूल आपके पास है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो फ्यूल बर्न नहीं होगा। इस पर्पज से भी हमें ऑक्सीजन चाहिए मार्स पे। और जो मॉक्सी है ये एक अच्छी शुरुआत है, आने वाले समय में इसमें और एडवांसमेंट होने की संभावना है। तो आने वाले क्रूड मिशन के लिए इससे हमें कुछ ऑप्टिमिज्म दिखता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेजेस के बारे में है। अभी तक का सिस्टम क्या है? देखिए, यूजीसी ने भी हाल ही में कहा कि जल्दी ही गाइडलाइंस को जारी कर देंगे। वो गाइडलाइंस जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में। अभी का सिस्टम कैसे वर्क करता है मैं भी आप लोग जानते हो। एक यूनिवर्सिटी होती है और उस यूनिवर्सिटी से कई सारे जो कॉलेज हैं वो एफिलिएट होते हैं। जो यूनिवर्सिटी होती है वो उनके लिए सिलेबस, करिकुलम सब डिसाइड करती है, उनको डिग्री ग्रांट करती है, और जो कॉलेज हैं ये एजुकेशन वाला काम करते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखिए, हर कॉलेज की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है। लाइक एक कॉलेज ऐसा है जो साइंस में एक्सपर्ट है, दूसरा ह्यूमैनिटीज में एक्सपर्ट है, तीसरा कॉमर्स में एक्सपर्ट है, चौथा मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है, कोई इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट है, कोई मेडिकल में एक्सपर्ट है। ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉलेज आपस में मर्ज कर जाएं, वो बोल दें कि चलो हम तीनों लोग मिलके साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये तीनों लोग आपस में खुद को मर्ज कर लेंगे, इसे ही कहा जाएगा क्लस्टरिंग। अब आप लोग तीनों लोग आपस में मर्ज हो जाओगे तो ये यूनिवर्सिटी को बुरा नहीं लगेगा क्या? वो बोलेगा ये तो बुरा हो गया, हमारे जो साथ के लोग थे वो अलग हो गए, आपस में मिल गए। नहीं, यूजीसी कहती है कि ऐसा हो सकता है। अभी का जो एफिलिएटिंग सिस्टम है उसमें जो कॉलेजेस हैं वो खुद को यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर लेते हैं, लेकिन अब ये जो कॉलेजेस हैं ये आपस में एक क्लस्टर तैयार कर पाएंगे। और जो क्लस्टर तैयार होगा ये वर्क कैसे करेगा? मान लीजिए आप सब लोग मर्ज हो गए और एक साथ मिलकर आपने एडमिशन लेना शुरू कर दिया, एक साथ आपने अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू कर दिया और आप बच्चों को एनरोल करके तीनों क्लासेस देने लग गए। यूनिवर्सिटी का क्या काम होगा? तुरंत ही आपके पास डिग्री ग्रांट करने का राइट नहीं होगा। तो आप लोगों ने क्लस्टर तो तैयार किया, लेकिन इनिशियल फेज में आप रहेंगे यूनिवर्सिटी के भीतर ही। यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या काम करेगी? चूंकि आप तीनों लोगों ने आपने एक क्लस्टर को डेवलप कर लिया है, तो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑटोनॉमी दे दी जाएगी कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ऑटोनोमस तरीके से चला सकते हैं, और जो डिग्री है वो अभी भी यूनिवर्सिटी ही ग्रांट करेगी। जब ऐसा लगने लगेगा कि आप फुल फ्लेज मैनर में अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकते हैं, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा अलग, और अब आपको यूजीसी की ओर से अप्रूवल दे दिया जाएगा कि आप अपनी डिग्री भी ग्रांट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉलेजेस हैं वो आपस में मर्ज हो पाएंगे और इफिशियंसी आएगी, जहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा और कई सारे इंस्टीट्यूशंस आपस में मर्ज हो जाएंगे और कई सारी जो एजुकेशनल डिग्रीज हैं वो एक साथ दी जाने लगेंगी। तो जो क्लस्टरिंग है कॉलेजेस की, इसमें एकेडमिक कोलैबोरेशन होगा, ये मैंने आपको समझा दिया, बातें वही लिखी हैं जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाई हैं। तो जो क्लस्टर है वो एफिलिएट जो कॉलेजेस हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ काम करेंगे, उनके अंडर में ही, जब तक कि वो इतने फ्री ना हो जाएं कि अपने प्रोग्राम्स वगैरह अच्छे से कर सकें और डिग्री ग्रांट कर सकें। तो जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है वो उन क्लस्टर्स को हो सकता है कि सिंगल यूनिट की तरह ही ट्रीट करने लग जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि वो इन तीनों कॉलेजेस को एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करने लग जाएगी और तीनों को एक कंबाइंड ऑटोनॉमी दे देगी कि आप लोग अपने हिसाब से रन करो। फर्दर इसमें एक दूसरा मॉडल ये भी तैयार किया गया है कि हायर एजुकेशन को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। रीस्ट्रक्चर करने का मतलब ये है कि जो सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अदर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। मान लीजिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो केवल ह्यूमैनिटीज के लिए पढ़ाता है, लेकिन एक ऐसा है जो कॉमर्स और साइंस, मैनेजमेंट ये सब पढ़ाता है, तो इनको इनके साथ मर्ज कर देंगे। लैंग्वेज, लिटरेचर, एक तो ये हो गया कि आप एक इंस्टीट्यूशन को मर्ज कर दो किसी दूसरे के साथ। दूसरा तो ये हो गया कि आप एक ही इंस्टीट्यूशन में कई सारे और डिसिप्लिन स्टार्ट करवा दो, लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, इंडोलॉजी, स्पोर्ट, ये सारी चीजें आप स्टार्ट करवा दो। इसमें जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपस में कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और डुअल डिग्री दे सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि ये
जो इंस्टीट्यूशन है वो किसी एक पर्टिकुलर डिग्री को ग्रांट करता है, इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन के साथ। अब एक स्टूडेंट जो यहाँ पर एनरोल हो रहा है वो एक्चुअली में एजुकेशन इस इंस्टीट्यूशन से भी ले रहा है, तो उनको एक डिग्री तो इस कॉलेज की मिलेगी और दूसरी डिग्री उनको इस कॉलेज की भी मिल जाएगी, जबकि उन्होंने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया है। जस्ट बिकॉज जो कोर्स उनको ऑफर किया गया था वो दोनों कॉलेजेस मिलकर रन कर रहे थे, तो उनको डिग्री दोनों कॉलेजेस से मिल जाएगी या दोनों यूनिवर्सिटीज से मिल जाएगी, एक में बिना एनरोलमेंट लिए ही उनको डिग्री मिल जाएगी। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ डुअल डिग्री प्रोग्राम। तो डुअल डिग्री में देखिए ये मैकेनिज्म ऑप्ट किया गया है। कैपेसिटी बिल्डिंग फैकल्टीज की जाएगी, इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, दैट इज अर्पित एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा लर्निंग असेसमेंट टूल्स में ताकि अच्छे आउटकम्स निकल सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इस मुद्दे पर है कि क्या सिविल सर्वेंट्स के पास अपने पर्सनल व्यूज को एक्सप्रेस करने का राइट है। अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना से एक ट्वीट आया एक सिविल सर्वेंट का, जहां पर उन्होंने जो बिल्किस बानो का केस था उसको क्वेश्चन किया। देखिए, बिल्किस बानो का रेप हुआ था 2002 के गुजरात राइट्स के दौरान। उसके बाद 11 लोगों को कन्विक्ट किया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनकी सजा को 14 साल से ज्यादा हो चुके थे। गुजरात की सरकार ने इसी बात को आधार बनाकर उनकी सजा को माफ कर दिया, जिस बात को लेकर कई सारे लोगों ने अपने कंसर्न्स रेज किए और इसे डिसअपॉइंटिंग बताया। इसी रेफरेंस में तेलंगाना की एक आईएएस ऑफिसर ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो लोग छोड़े गए हैं इनके गले में फांसी का फंदा होना चाहिए, ना कि गार्लैंड यानी कि माला। गुजरात की सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को देखना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपना एक पर्सनल ओपिनियन यहां पे रेज किया। तो फिर ये क्वेश्चन राइज होकर आया कि क्या सिविल सर्वेंट के पास ये अधिकार है कि वो ऐसे मुद्दों पर अपने पर्सनल ओपिनियन को लोगों के सामने रखें। तो देखिए, हर व्यक्ति के पास राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी किया गया है एज फंडामेंटल राइट। हाँ, उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड हैं। इस लिहाज से तो हर व्यक्ति को यह अधिकार है, तो एक सिविल सर्वेंट को भी अधिकार है। इसमें राइट टू ट्वीट भी आता है, आप ट्वीट भी कर सकते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनमें डिसिप्लिन बना रहे, इसीलिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड किए जाते हैं ताकि वो किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएट खुद को ना करें, उसके मेंबर ना बने और अपने आप को इतना फ्रीली एक्सप्रेस ना करें कि जो कंट्री का गवर्नेंस है वो प्रभावित होने लगे। तो इस लिहाज से उनका ऐसा करना गलत हो जाता है। डेमोक्रेसी में सभी के पास ये राइट होता है, फंडामेंटल राइट है कि वो इसे अपनी जो विचार हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस संबंध में देखिए कोर्ट्स के जजमेंट रहे हैं जो उन्हें ये फ्रीडम देते हैं। जैसे लिपिका पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा केस था, जहां पे ये कहा गया कि जो सिविल सर्वेंट हैं उन्हें राइट टू फ्री स्पीच से डिवॉइड नहीं किया जा सकता, ये फंडामेंटल राइट है। अगर इसे रोकना है तो ऐसा केवल एक वैलिड लॉ के माध्यम से ही किया जा सकता है। फर्दर केरला हाई कोर्ट जजमेंट आया जहां पे कहा गया कि जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप उसे बोलने से नहीं रोक सकते, उसके व्यूज एक्सप्रेस करने से नहीं रोक सकते। हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी डेमोक्रेटिक नॉर्म से ही चलते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल 9 है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स का, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रोकता है कि वो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे, ओपिनियन शो नहीं करेंगे जो कि गवर्नमेंट जो उसकी करंट पॉलिसी है, स्कीम है, उसका एडवर्स क्रिटिसिज्म करता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, बिकॉज ये डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इस लिहाज से डिबेट राइज हुई है कि क्या उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, आपको दोनों ही ओपिनियन जानने होंगे कि रूल 9 क्या बोलता है और फंडामेंटल राइट्स के साथ ये कैसे कन्फ्रंट करता है और कई सारे कोर्ट्स का क्या जजमेंट है, बिकॉज इट्स स्टिल मतलब ये अभी भी एक डिबेट है। तो डिबेट के जो पहलू हैं आप वो जानते रहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया जो अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है उसके बारे में है। अभी ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है जहां पे बताया गया कि इंडिया ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है 2021 के जो हमारे लास्ट 3 महीने रहे हैं उसमें, और अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा 2019 में भी तो एक बार हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था, अब ये क्या बार बार हम पीछे छोड़ते रहते हो, पीछे जाता ही नहीं है क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है जो इंग्लैंड का ग्राफ है और ये इंडिया का ग्राफ है। हम लगातार ऊपर जा रहे थे और इंग्लैंड नीचे आ रहा था। यहाँ पे 2019 का वो समय है जहाँ पर एक बार हमने उनको पीछे छोड़ भी दिया था, लेकिन उसी समय कोविड आ गया। कोविड से इंडिया बहुत हिट हुआ और यही कारण है कि एक बार फिर से जो इंग्लैंड है वो आगे निकल गया और हम पीछे चले गए। तो इसलिए उस समय भी आपको सुनने को मिला था कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है। लेटर ऑन इंग्लैंड हमसे आगे निकल गया तो हम पीछे हो गए। एक बार फिर से हमने फाइनली अभी उनको पीछे कर दिया है और उम्मीद नहीं है कि वो क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे सिचुएशन इकोनॉमिकली बहुत अच्छी है नहीं। तो हम 5th बिगेस्ट इकॉनमी बन गए हैं। 6ठे स्पॉट पर अब यूके पहुंच चुका है और ऐसा दूसरी बार हुआ है। इसके पहले एक बार हमने उनको 2019 में बीट किया था, लेकिन कोविड की वजह से ये मामला बिगड़ गया था। इस लिहाज से अभी हम केवल 4 देशों से पीछे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान और जर्मनी।
एक दशक पहले इंडिया 11वें नंबर पे था और जो इंग्लैंड है वो 5वें नंबर पे, लेकिन एक बार फिर से अब हम 5वें पे हैं और वो 6ठे पे हैं। यूके में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और खतरा तो ये भी है कि वो रिसेशन में जा सकते हैं, जबकि इंडिया लगातार 7% की ग्रोथ अटेन कर रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया आगे जाएगा और जो ब्रिटेन है वो इंडिया को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स 2022 के बारे में है। अभी हाल ही में अगस्त 2022 का इंडेक्स जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा। क्या है ये? देखिए, इस रिपोर्ट में ये बताया गया, एनालाइज किया जाता है कि कौन से, जैसे सभी डिपार्टमेंट्स के पास ग्रीवांसेस जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स जाती हैं, कौन कितना स्पीडली और अच्छे से उसे एड्रेस करता है। टॉप पे रखा गया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जो आपका आधार कार्ड इशू करती है। उन्होंने सबसे बढ़िया से लोगों के ग्रीवांसेस को एड्रेस किए हैं। उनके पास एक सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से वो हमारे और आपके ग्रीवांसेस को बहुत आसानी से एड्रेस कर लेते हैं। तो उनके पास एक रोबस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से उन्हें अभी टॉप पे रख दिया गया है। उनका हेडक्वार्टर डिवीजन, रीजनल ऑफिस है, टेक्नोलॉजी सेंटर और कॉन्टैक्ट जो सेंटर पार्टनर्स हैं, ये सभी लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। UIDAI ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, 2009 में बनाई गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक के तहत काम करते हैं। मैंडेट यही है कि ये 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार नंबर जारी करते हैं भारत के सभी लोगों के लिए, जो आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नुआखाई फेस्टिवल के बारे में है। नुआखाई एग्रीकल्चरल फेस्टिवल हाल ही उड़ीसा में शुरू हुआ। इसमें दो शब्द हैं, नुआ मतलब न्यू और खाई मतलब फूड, यानी कि खाना। एक्चुअली में जब किसान अपनी फसल बो लेते हैं तो उसके बाद वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। दूर दराज से भी जो लोग हैं वो अपने घरों पर वापस आते हैं और इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं कि उन्होंने जो ग्रेन है उनको फार्मर्स जब हार्वेस्ट कर लेते हैं बेसिकली, उसके बाद इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद बेसिकली इसे वो सेलिब्रेट करते हैं, रिविजन कर लेते हैं। स्पार्क प्रोग्राम नीति आयोग का इनिशिएटिव है, शुद्ध रूप से गलत है। पहला ही आर्टिकल था, मैंने आपको बताया था, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस का ये एक इनिशिएटिव है, तो ये तो गलत हो गया। UIDAI एक नॉन स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, 2009 में स्टैब्लिश की गई। अभी तो हमने देखा था ये एक स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, तो नॉन स्टैच्यूटरी आपने कैसे बोल दिया। मॉक्सी ये ऑक्सीजन बनाएगा बिल्कुल वैसे जैसे पेड़ बनाता है, CO2 इनहेल करेगा, ऑक्सीजन एक्सहेल करेगा, ये तो बिल्कुल सही है। नुआखाई फेस्टिवल केरला, एकदम गलत, एकदम शुद्ध रूप से गलत, उड़ीसा का है, अभी हमने पढ़ा था। चलिए, PDF मिल जाएगी उन्हें के टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाइए, उसे डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।